नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो बहुत समय पहले आई थी और वो दोबारा से री नोटिफाई हुई है और ये चर्चा चल रही थी, जिसकी हम कहते हैं उसे आबकारी आयुक्त। ठीक है, तो ये आबकारी विभाग का नौकरी है। ठीक है, और उस आबकारी विभाग के अंतर्गत जो आरक्षक पद की जो भर्ती की बात हमने की है, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन है। उसमें 200 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें विवरण ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, तो कार्यालय आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा ठीक है प्रकाशित यह नोटिफिकेशन जो हमारे राज्य के बच्चों के लिए, नए युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये परीक्षा आरक्षक स्तर की है और हाल फिलहाल में पुलिस परीक्षा का माहौल बना ही हुआ है। बहुत सारे बच्चे कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत सारे एसआई के छोटे बच्चे जिनको एक रोजगार की आवश्यकता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम आगे वन बाय वन सारे के सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे ही। जैसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो परीक्षा है, इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा किसके द्वारा। देखो कि ये रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती मतलब लिखित परीक्षा के माध्यम से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित की जाएगी। ठीक है, उक्त पदों पर जो नियुक्ति है, उक्त पदों पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी कार्यपालिक सेवा भर्ती अधिनियम 18 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, ये तो केवल बात हुई, हमको यहां से मालूम पड़ा कि सीजी व्यापम आपका एग्जाम लेगा। ठीक है, पैटर्न पे हम बात करेंगे, इसके क्या क्या फिजिकल मेजरमेंट्स है उस पर बात करेंगे। उसके पहले हम नजर डाल लेते हैं कि कितनी कितनी संख्या, कितने कितने वैकेंसीज यहाँ पर आई है। ठीक है ना, देखो टोटल संख्या कितना है यहाँ पर, तो ये 200 वैकेंसी यहाँ पर है। वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 का है, 5200 से 20,200 प्लस 1900 यहाँ पर टोटल मिला करके आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, सैलरी को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक पॉइंट ये भी लिखा गया है कि जैसे मान के चलिए कि आपको कोई भी चीज पोस्ट नहीं करना है, सब चीजों को हम ऑनलाइन के माध्यम से ही भरेंगे। पहला बात जान लो कि जो नए नए बच्चे हैं। और दूसरा, विज्ञापन पद की संख्या परिवर्तित हो सकती है, ऐसे स्टैटिक नहीं है कि हाँ उससे ऊपर आगे बढ़ नहीं सकता है। ठीक है, ये बातें मैं आपको बता दिया हूँ। और उसके आगे जो बातें यहाँ पर लिखी है उसको देखो। ये आपको इस व्यापम की वेबसाइट पर सारी जानकारी, आवेदन की जो तिथि है, समय, केंद्र, क्या क्या होगा, सब इसकी व्यापम की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। ठीक है, और इसमें जो चलने वाली जो प्रक्रिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। मानी ये कार्यवाही जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अध्यादेश के अधीन होगी, उनके आदेश के अधीन होगी। देखो यहाँ पर वर्गवार विवरण भी हम देख रहे हैं, कितनी कितनी संख्या कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी की गई है। देखो एक तो तृतीय श्रेणी का वैकेंसी है, 200 पद की संख्या मैंने बता दी। अब इसमें देखो अनारक्षित मतलब कि अनरिजर्व की संख्या यहाँ पर कितने, 84। उसमें भी कुछ पद महिलाओं के लिए आवंटित है। ठीक है, और कुछ एक्स सर्विसमैन मतलब भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवंटित यहाँ पर है, और कुछ यहाँ पर जो पीएच कोटा वाले हैं उनके लिए आरक्षित है। ठीक है, तो 84 में से टोटल जोड़ेंगे 84, 24, 64, 88, 28। ठीक है, तो इनको जोड़ने पर टोटल यहां से यहां तक जो है ना, कितना आएगा टोटल, ये आएगा 200 पद। तो वही मैं बता रहा हूं आपको कैसे यहाँ पर पोस्ट कितना आपके लिए मिलेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, महिला पुरुष हैं, ठीक है, तो अगर आप महिला हैं, महिलाओं को पूरा का पूरा 84 पद तो मिलेगा ही। ठीक है ना, अगर आप अनरिजर्व है, तो अगर सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको पूरा का पूरा पद मिलेगा 84। ठीक है, पुरुष के लिए इन 84 में से 25 कर देना पड़ेगा माइनस। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन को करना पड़ेगा -8। तो यहाँ पर 25 और 8, तो 8 5 13 मतलब कि यहाँ पे 33। तो पुरुष वर्ग को 84 में से 33 माइनस मतलब कितना होगा, यहाँ पर 9 4 13 और यहाँ पे 4 3 7। तो एस अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 49 सीट्स यहाँ पर रहेंगी। तो ऐसा मैं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि कुछ सीटें अनरिजर्व के लिए भी हैं, कुछ यहाँ पर एससी के लिए, यहाँ पर एससी के लिए यहाँ पर कितनी 24 सीटें हैं, कुछ एसटी के लिए यहाँ पर 64 सीटें हैं। केवल एसटी है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अनरिजर्व शामिल नहीं है।
SC के लिए 24 प्लस 84, ST के लिए 64 प्लस 84, OBC नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर नहीं नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि गैर मलाईदार परत जो है यहाँ पर उनके लिए कितना है 28 प्लस 84। तो ऐसा जोड़ा जाता है SC प्लस 84 है ना, 64 प्लस 84, 28 प्लस 84 ऐसे करके आपको मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसमें महिलाओं के लिए देखो जो अनरिजर्व माने जिस महिला कोटा UR वाली 25 है, माने पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है ना। SC के लिए महिलाओं के लिए केवल 7 सीटें हैं, ST के लिए यहाँ पर कितनी 19 सीटें हैं महिला, और OBC नॉन क्रीमी लिए 8 सीटें यहाँ पर हैं। वैसे ही एक्स सर्विसमैन में अनरिजर्व के लिए 8 सीटें हैं, एक्स सर्विसमैन में SC के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं 2 सीटें हैं, ST के लिए यहाँ पर कितनी सीटें हैं यहाँ पर तो कितनी सीटें यहाँ पर है 6 सीटें हैं। ये ऐसा दिया है क्लासिफिकेशन। मैं इसके प्रोसेस की बात करूंगा, सारे प्रोसेस आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रक्रिया है ये मैंने डिपार्टमेंट की वैकेंसी को मैंने थोड़ा सा पिक्चराइज कर दिया। अब हम चलते हैं आगे। देखो कि जो ये भर्ती की प्रक्रिया है, ये भर्ती का जो एग्जाम है, ये एग्जाम 2 स्टेज में होगा। ठीक है, एक तो होगा PST और दूसरा होगा किसमें होगा तो रिटन एग्जाम। PST होगा और दूसरा क्या होगा रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस PST के लिए जो मेजरमेंट्स है, जो इसके मापदंड है ना, वो सारे के सारे मापदंड आपको यहाँ पर ध्यान से सुनने हैं। जो मेजरमेंट्स मैं बता रहा हूँ सारे के सारे मेजरमेंट्स को यहाँ पे ध्यान से सुनना कि जो मेजरमेंट्स हैं वो अगर मेल कैटेगरी का है, मेल है, ठीक है ना, अगर अनरिजर्व है, SC है, अगर OBC है तो इनके लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट, इतनी ऊंचाई यहाँ पर होनी चाहिए। बट अगर कोई ST कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई यहाँ पर होनी चाहिए। ये ऊंचाई का मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, बट अगर वहीं पर मान लेते हैं फीमेल की बात करें, फीमेल के लिए कितना डिसाइड किया गया है, तो फीमेल की जो संख्या यहाँ पर 152.5 सेंटीमीटर ये डिसाइड किया गया। ठीक है ना, 152.5 यहाँ पर इसकी जो हाइट है, 167.5 हाइट है, 165 सेंटीमीटर हाइट है, सेंटीमीटर में है। तो ये ऊंचाई यहाँ पर आपको पुरुष के लिए और महिला के लिए 152.5 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर और जो ऊंचाई के साथ साथ जो हाइट का मेजरमेंट है, मतलब जो चेस्ट का मेजरमेंट है, ठीक है, चेस्ट का जो मेजरमेंट है ये 81 से लेके 85 सेंटीमीटर है, मतलब कि बिना फुलाए। ठीक है ना, बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद कितना है 85। ठीक, यहां भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर 85 सेंटीमीटर जो है फुलाने पर हाइट जो चेस्ट होना चाहिए और 81 बिना फुलाए होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच में। और जो एग्जाम का जो रिटन एग्जाम का जो डेट है, ठीक है, वो डेट भी याद रखिएगा। ये डेट ऑफ एग्जाम है 27 जुलाई। तो 27 जुलाई को ये पेपर होगा और ये टेंटेटिव है, संभावित है। ठीक है, बाकी कोशिश ये करिए कि आप इस एग्जाम के लिए तैयार रहें। PST में ये सारे मेजरमेंट्स मैंने दिए हैं, फीमेल के लिए कितना, मेल के लिए कितना, फीमेल के लिए है, कौन सी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं देख लीजिए, उसके हिसाब से मेल है फीमेल है। और चेस्ट में 80 से, ये पूरा ध्यान रखना भाई, ये अगर नहीं है तब भी आप इसको थोड़ा सा कर लीजिए, पुशअप्स मार के, डिप्स मार के, जैसा भी है ना, जो भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है। तो PST अगर नहीं क्रॉस करें तो आपको यहाँ पे चीजें गलत हो जाएंगी। PST पास करने आपको इतना एटलीस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। ठीक है, 27 जुलाई पेपर। और 12th पास जितने सारे बच्चे हैं उन 12th पास के लिए बहुत अच्छा ये एम्प्लॉयमेंट का अवसर है, रोजगार का अवसर है यहाँ पर। ठीक, अब हम बात करेंगे अगला जो है कि जो एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या कहता है। तो देखो ये जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। ये होगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में होगा। ठीक है, मतलब ये 4 ऑप्शन रहेंगे और उनमें से आपको टिक मारना है यार।
तो इस ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में आप देखोगे कि इसमें जो पहले जो अभी तक जो पैटर्न है ना, मैं आप ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखेंगे, सिलेबस आप जान लो, इसमें कुछ खास चेंज नहीं होने वाला सिलेबस के अंतर्गत। इसमें आपको इंडियन जीएस पूछा जाएगा, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा सीजीजीएस पूछा जाएगा, और तीसरा पूछा जाएगा इसमें आपको जो एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या है। तो इंडियन जीएस 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। सीजीजीएस 100 नंबर का था। जो पुराना सिलेबस है उसको अपन एक बार देख लेते हैं, अभी तक नया आया नहीं है, तो उसके हिसाब से आप इसको ध्यान रखिएगा। पेपर मैंने बता दिया, पेपर कब हो, 27 जुलाई को संभावित है। तो इसमें इंडियन जीएस में क्या क्या चीजें रहेंगी भाई, जो आप पढ़ते हो, इंडिया का हिस्ट्री, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का संविधान, ठीक है, और इंडिया का जो क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स, इसका इन्वायरमेंट साइंस, ईवीएस बोलते हैं उसको, और करंट अफेयर, ठीक है। ये मेन मेन चीजें हैं। इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, इन्वायरमेंटल साइंस है ना, करंट अफेयर है इंडिया का, ये सब इंडियन जीएस में पूछ जाएंगे। सीजी में भी सेम रहता है, सीजी का अपना ज्योग्राफी है, सीजी का अपना हिस्ट्री है, सीजी का अपना जो क्या कहते हैं आर्ट एंड कल्चर है। अब इसमें देखो ज्यादा हम ये नहीं कहते कि टफ क्वेश्चन आने चाहिए, बिकॉज आरक्षक स्तर की परीक्षा है, फिर भी अपन एक मोटा मोटी डोमेन को मान के चलें कि आना ही है, ठीक है। करंट अफेयर सीजी का भी होता है, करंट अफेयर ऑफ सीजी छत्तीसगढ़। उसके अलावा जो चीजें और आपको समझ में आती हैं छत्तीसगढ़ के एस्पेक्ट में, सारा कुछ अन्य जो मुख्य चीजें हैं, है ना, जो मेन मेन वन लाइनर होता है, उसको आपको यहाँ पे रीड करना है। एक्स्ट्रा जो 100 नंबर का इसमें है, इसमें हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का, सीजी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा 20 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का। तो ये 5 सेक्शन हुए, इस प्रकार से 100 अंक यहाँ पर हो गए। तो भाई ऐसे में ये पुराना सिलेबस है, बट ये लग रहा है देख के कि हाँ इन सिलेबस में से ही आपको बाकी के बाकी अगला जो भी अपडेट यहीं से मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, जो सिलेबस रहेगा इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ये मान के चलिए। थोड़ा मोड़ा ऐड होगा तो कंप्यूटर ऐड होगा, और इसमें मार्क्स को अप एंड डाउन करेगा। अब वो सिलेबस आने के बाद हम अपडेट किए करेंगे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि सिलेबस इसी के आसपास रहे। अब ऐसे में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इतना कुछ जो वर्तमान में, अच्छा एक बढ़िया चीज क्या है कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है, पीएसटी है, लेकिन फिजिकल जैसे कि कांस्टेबल में होता है, एसआई में होता है, वो नहीं है इसमें, बड़ा बढ़िया चीज है। तो इसमें आपको पीएसटी के बाद आपको पूरा का पूरा जोर लगाना है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में लगाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूरा का पूरा आपको फोकस करना है। तो ये तो ही बात उसके लिए। तो जो अभी बच्चे कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको कह रहा हूं इनके लिए दैट इज अ गोल्डन चांस। हालांकि कांस्टेबल की परीक्षा की तैयारी में ही लगे हुए हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो एज लिमिट का जो हमारे पास रेंज है, 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक, 5 साल की आयु छीट में 8 5 13, मतलब कि 33 साल तक आप दे सकते हैं, राज्य के निवासी होंगे। तो पात्रता ये है कि राज्य का क्या होना जरूरी है, राज्य के डोमिसाइल होना जरूरी। भाई ध्यान रखना, जो भी अनरिजर्व वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, एसटी वाले हैं, एससी वाले, सबको अधिकतम 33 साल की आयु सीमा, अभी इसमें 5 साल एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, 33 साल तक इसमें शामिल किया गया, ठीक है। जीएस को बहुत मजबूती से पढ़ना पड़ेगा आपको, मैं गहराई नहीं कह रहा हूँ, मजबूती कह रहा हूँ, मतलब कि जितना भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है अभी, कांस्टेबल वाले बच्चे लोग ध्यान सुने रहना। और जो भी जिन एसआई वाले बच्चों को लग रहा है कि जियो मरो डू और डाई सिचुएशन है कि आपको जॉब लेनी है, एसआई इन केस स्किप हो जा रहा है या जब तक इस नहीं है तब इसी काम चलाइए। कौन सा आपको फिजिकल करना है, एसआई का आप पीएचडी दिलवाइए, एसआई वाले बच्चे पीएचडी दिलाएंगे और इसका रिटर्न दिलवाएंगे। तो फिर ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि एसआई को ये नौकरी उठानी है, बट कांस्टेबल वाले बच्चे आपको ये नौकरी लेनी जरूरी है, क्योंकि आपके पास ये दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है। एसआई वाले बच्चे इसको एज अ कैरियर ऑप्शन नहीं ले रहे, वो केवल एक बैकअप है, बट कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक नौकरी का मौका है, जो कि शराब विभाग में, जो आबकारी विभाग में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हुई बात इस पूरे के पूरे आबकारी के लिए। एज मैंने बता दिया, ठीक है, मैंने सिलेबस डिस्कस कर लिया, योग्यता हम देख लिए कितना कितना पीएसटी में मेजरमेंट चाहिए, एज मैंने बता दी, डेट ऑफ एग्जाम मैंने बता दिया, ठीक है।
तो ये सिलेबस भी बता दिया हूँ लगभग। पीएसटी का डेट, पीएसटी डेट अभी देखो जून जुलाई के बाद ही होना है, ऐसा संभावित है। 27 जुलाई है, तो 27 जुलाई का एग्जाम है ना, तो उसी चरण के आसपास पहले, है ना, देखो कब ये कराती हैं, बट वही मान लो जून के आसपास। 27 जुलाई पेपर है तो उसके पहले पीएसटी कराना जरूरी है ना, तो हो सकता है उसके पहले हो जाए, तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो इसके लिए भी तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए। और आप बिल्कुल जीएस वगैरह मन को, चाहे इंडियन जीएस है, चाहे सीजी जीएस है, चाहे जो भी मैंने मिसलेनियस बोला, बहुत फैला सिलेबस है, इसलिए आपको सरफेशियल स्तर पर, सतही स्तर पर आपको इसको पढ़ना है, ये जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए इसके आगे की जानकारी मैं आपसे अपडेट करूंगा। आप इतनी सारी बातों को ध्यान से सुने रहिए। ठीक है, अब हाँ, कुछ बातों और ध्यान रखना है भाई, कि जैसे जो क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, अब अभी हालांकि मार्च तो अभी चल रहा है, मार्च आधा खत्म हो गया, बचा अप्रैल, बचा मई, और बचा जून और जुलाई का आधा भाग मान के चलिए। तो फिर ऐसे में अप्रैल मई जून और आधा जुलाई, तो 15 दिन का जुलाई हुआ, फिर ये 30 दिन, 30 दिन और 30 दिन, 30 30 60 30 90। ठीक है, तो ऐसे 90 दिन का जो कोर्स, आप 90 दिन का जो आप तैयारी आपका समय है, 90 और 30 मान लेते हैं, 90 और 15 और मान लेते हैं, तो 90 और 15 मान लो 100 दिन मानते हैं। तो 100-105 दिन में आपको पूरी तैयारी को फोकस करना है। तो आप रटते रहिए, जितना हो रटते रहिए, और ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़िए, जो भी आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, डीप में नहीं बोला ना, सरफेस स्तर पर आपको पढ़ना है। ज्यादा अपने को डीप नहीं पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि डीप पढ़ने जाएंगे तो विषय कम हो पाएंगे, कवर नहीं हो पाएगा सिलेबस। ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी विषय से जो सरल सरल है वो आपसे बढ़ेंगे। इसलिए आपको इजी इजी सेक्शंस को भी जल्दी जल्दी कवर करते चले जाना है। छत्तीसगढ़ में ज्यादा फोकस करना है, सीजी में ज्यादा फोकस करना है, इंडिया के उन सारे के सारे विषय फोकस करना है जो कि इंडिया के इजी सेक्शन पर, जो जल्दी समझ में आते हैं, जैसे जियोग्राफी वगैरह है, उस पर जल्दी कवर करना है। तो ये चीज अब मैंने आपको डिस्कस बता दी, आप बिल्कुल इन सारी चीजों को ध्यान से सुनते रहिए और इसका आनंद उठाइए। इस पोस्ट में लगना ही है, कांस्टेबल बैकअप है, बट एक आबकारी का जो नया सिलेबस आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसी सिलेबस के हिसाब से चलते रहिए जो मैंने सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।